बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं 6 से 12 तक का, उसमें भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्न देखेंगे जो कि एनसीईआरटी ने खुद बनाया है। तो उसको प्रश्नों को हम देखेंगे। यह दृष्टि का बुक है और एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इसमें हम देखेंगे सारे प्रश्नों को ताकि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सके। सभी प्रश्न एनसीईआरटी के शामिल किए गए 6 से लेकर 12 तक क्लास के किए गए हैं इसमें सम्मिलित। बहुत अच्छे से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्न में खगोल, पहले सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, ये कक्षा 6 का है। आइए इसमें देखते हैं। पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। 5 से 7 क्वेश्चन है एक चैप्टर में। आइए देखते हैं। निम्न खगोलीय में से कौन सा खगोलीय पिंड है? तो निम्न में से सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्का पिंड, इन चारों को खगोलीय पिंड के हिस्सा माना जाता है। किनको? चारों को माना जाता है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और स्वयं का प्रकाश चमके, चाहे सूर्य का प्रकाश चमके, लेकिन वो खगोलीय पिंड में आएंगी। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तारा उनके कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको तारा कहा जाता है, ठीक है। किसी और से नहीं चमकती। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है? विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अंतरिक्ष में संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे? क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, तो ये नक्षत्र मंडल से संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल है। यह बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। जितने भी 8 ग्रह हैं वो सब के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। पर विचार के कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही, सबको पता है कि सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, नहीं, चौथा ग्रह नहीं है, ये 5वां ग्रह है, ठीक है। आंसर देते हैं, केवल एक सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अब देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा? तीसरा ग्रह, आकार में 5वां बड़ा है। तो तीसरा कैसे हुआ? तो सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, तो ये तीसरा हो गया। अब कह रहा है कि सूर्य के बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों की सही क्रम चुनिए। कौन होगा? पहले बोला था बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद मंगल आता है, ठीक है। दो डी आंसर होगा इसका। ऐसे है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ठीक है। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। नीचे दिए कौन सा आंतरिक ग्रह है? तो जो बृहस्पति से इधर होंगे अंदर की तरफ उसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो बुध, शुक्र और मंगल, बुध, शुक्र और मंगल है। बृहस्पति नहीं आता है, बुध, शुक्र और मंगल होगा, ठीक है। 1, 2 और 3, 1, 2, 3 बी आंसर इसका होगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं। नीचे दिए ग्रह में कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है? तो बृहस्पति से जो बाहर होगा तो शनि, अरुण और वरुण तीनों है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 डी इसका उपयुक्त सभी। अच्छा, बृहस्पति को भी उसमें सम्मिलित कर लेता है बाह्य ग्रह में, ठीक है। बृहस्पति को लेकर के समेत जो दूर के ग्रह है वो बाह्य ग्रह में शामिल हो जाएंगे और बृहस्पति को छोड़ करके जितने भी सूर्य की तरफ वाले ग्रह हैं वो सब आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कार्य कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। करा बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौर मंडल में सभी ग्रहों से सबसे कम है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे नजदीक है तो जल्दी पूरा कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। व्याख्या भी करता है, ए दोनों सही है तथा व्याख्या भी करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। तारों या ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के विभाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के ग्रह टूट गए थे। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? वरुण। कौन सा? नेपच्यून है और वरुण कहा जाता है इसको हिंदी में।
आगे देखते हैं, निम्न कथन में कौन सा कारण सही है। देखो, पृथ्वी का आकार जियोड है, ठीक है। पृथ्वी ध्रुव पर चट्टी है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई दे, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का हरा रंग यहाँ बने वनों के कारण होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये नीला रंग की दिखाई देती है, तो ये न तो वन न तो वन दो सही होगा, ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला रंग की दिखाई देती है, जो पृथ्वी पर 2/3 जल से ढकी हुई इसलिए दिखाई देता है। सौरमंडल किससे मिलकर बना होता है। तो ग्रह, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, इन चारों से मिलकर बना होता है, तो ऊपर में से सभी होगा। पहला प्रश्न भी शायद यही था, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल में को बांधे रखता है, बिल्कुल। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही है। सूर्य मुख्य स्रोत है, एक और दो दोनों सही होगा, ठीक है। एक और दो दोनों सही होगा। सौरमंडल ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के होते हैं। तो वो दीर्घवृत्ताकार होते हैं। क्या, दीर्घवृत्ताकार, याद रख लीजिए, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बन कहा जाता है। किसको, तो शुक्र को जुड़वा बन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बन मानते हैं क्योंकि आकार एवं घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसीलिए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति और बुध है। बृहस्पति और बुध है। कौन से वे दो ग्रह जिनका सौरमंडल अन्य दो ग्रहों की तुलना में परिक्रमा के विपरीत है। कौन से दो ग्रह हैं, तो शुक्र और यूरेनस जो है पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। किससे, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य और यूरेनस परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी अन्य 6 ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। आगे देखते हैं, कथन पर विचार करिए कौन सा कथन सत्य है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखते हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे पिंडों से बनी होती हैं। दोनों कथन सही है। बृहस्पति के पास भी है, शनि के पास भी है और यूरेनस के पास भी है। क्या है, छल्ले हैं जो चारों तरफ पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी एक भी ग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक भी छल्ला नहीं है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है अपना, ठीक है। नीचे दिए ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है, तो किसके पास है, बृहस्पति के पास है। हालांकि कुछ दिनों में अभी कहा जा रहा है कि मतलब शनि के पास ज्यादा होंगे, लेकिन खोज के आधार पर बढ़ते करते रहते हैं। बृहस्पति और शनि में टक्कर रहता है इस बात को लेकर के। निम्नलिखित कौन सा सही है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, आधा नहीं है बल्कि 1/4 है, ठीक है। तो केवल 1 सही है। बाकी देखते हैं, व्यास केवल 1/4 है, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। निम्न से विचार करना है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं। केवल ए सही है, आर गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होता है उसका। आगे देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, बिल्कुल। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये भी सही होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए जी। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। आइए चलते हैं, अब दूसरा चैप्टर है ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। इसको भी इसी में समेट देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा। एक क्लास को एक में समेटेंगे, देखते हैं कितने चैप्टर होते हैं क्लास में। अब दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। कह रहा है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा। 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। तीसरा क्यों सही नहीं है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने वाले अक्षांशों का आकार घटता जाता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों को स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 1 और 2 ही सत्य है, ठीक है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहा जाता है, देशांतर नहीं बल्कि अक्षांश कहा जाता है। आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे होगी, तो 23.5 डिग्री उत्तर में होगी, ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होगी। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिण में होगी, ठीक है। इसका आंसर
आप देख लीजिएगा, बाकी मैं वो लगा दिया हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। नीचे दिए गए युग में सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र शीत कटिबंध है, बिल्कुल नहीं है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच को क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। कर्क एवं विषुवत के बीच को नहीं, बिल्कुल शीतोष्ण नहीं कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव एवं वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के नहीं, बिल्कुल नहीं, उष्ण नहीं कहलाएगा। तो डी उपयुक्त सभी सुमेलित नहीं है, तो कोई भी सुमेलित नहीं है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, यहीं पर मैं बता देता हूँ क्या कहलाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र शीत कटिबंध न होकर के कर्क एवं मकर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क एवं मकर के बीच के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के क्षेत्र को कहा जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और दक्षिणी ध्रुव एवं वृत्त के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। दक्षिणी ध्रुव एवं ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय कहा जाएगा, उस क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन रहा, आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तथा तक स्थित सभी समानांतर वृत्त अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक के अक्षांश वृत्त सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, बिल्कुल नहीं, केवल एक सही है, ठीक है। अब जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे अक्षांश रेखाओं की आकार में कमी आती जाएगी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देशांतरीय रेखाएं। क्या? देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। आगे, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रमुख यामोत्तर होता है। कौन? प्रमुख यामोत्तर होता है। आगे, कौन से कथन सत्य हैं? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, बिल्कुल सही है। 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, क्या घूमती है? बिल्कुल नहीं, घूमती नहीं है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है? तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगती है। कितना? 4 मिनट का समय लेती है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होता है? तो ग्रीनविच और उस स्थान के समय में 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होता है। 20 डिग्री घूमना हो तो 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। भारत के किस यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय मानक माना जाता है? तो 82.5 डिग्री 82.82 डिग्री पूर्व ईस्ट माना जाएगा, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट माना जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे पीछे है? 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब अगला चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। पर यह वीडियो हम डालते हैं, इसमें कितना व्यूज आता है तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर हम अगला वीडियो नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसमें घटना चक्र को ही आगे बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।